हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का जितनी भी न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, डिजाइन मतलब सर्किट का, वो सब हम लोग बारीकी से समझते हैं। उसमें नए नए कंसेप्ट है, पूछने का तरीकाएं अलग अलग हो सकती हैं। सभी तरीकाएं हम लोग एक साथ समझ लेते हैं। जितनी भी कंसेप्ट है यहाँ पर आप पाएंगे, आप कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक बात आपको बताई जाएगी। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो प्रतिरोध का संयोजन है। पहला होता है समांतर क्रम, दूसरा जो होता है वो श्रेणी क्रम। ठीक है ना। समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका ये देख रहे हैं, ये आपका समांतर क्रम में संयोजन ये आपका है। यहाँ से हम आपको समांतर क्रम में इसको जोड़ दिए। श्रेणी क्रम क्या होता है आप यहाँ समझिएगा। इस तरह से अगर आप जुड़ा हुआ कहीं पाएंगे तो ये आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। आप वैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूँ आपको। जैसे कि जो धारा बैटरी से निकल करके जाती है तो वो धारा दो भागों में बट जाती है, I1 और ये I2, अर्थात दोनों धारा अलग अलग भागों में बट गया। फिर वो घूम करके उसमें नहीं जाएगा, फिर वो घूम करके आगे चले जाएंगे, आगे चला जाएगा। ठीक है ना। तो यानी जितना धारा इधर से गया उतना धारा यहाँ से मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों में धारा क्या है, अलग अलग है। इसको समांतर क्रम में इसे एक स्टेप समझेंगे। धारा का मान जो है क्या है, वो अलग अलग है, जिसे हम बोल सकते हैं असमान है ना। अगर ये V वोल्ट है ना, तो ये V वोल्ट यहाँ भी रहेगा और V वोल्ट यहाँ भी रहेगा। इसीलिए आपके घरों में जो सप्लाई दी जाती है वो समान रखने के लिए समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, ताकि आप फैन जला रहे हैं तो उसमें भी 220 वोल्टेज जाए, अगर आप बल्ब जला रहे हैं तो उसमें भी 220 वोल्टेज जाए, अगर आप कुछ भी चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, उसमें भी 220 ही वोल्टेज जाएगा। इसीलिए इसको समांतर क्रम में ही जोड़ी जाती है, ताकि वोल्टेज का मान समान रहे, धारा का मान अलग अलग हो जाता है। तो हम इस कंडीशन में बोलेंगे कि जो वोल्टेज है, जो ये वोल्टेज है, इसमें क्या रहेगा, वो समान रहेगा। अब यहीं से आपका मेन स्टेप शुरू होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो है मान लीजिए ये आपका पहले का मान लीजिए R1, इसको R2 नाम है, इसका मान लीजिए R1 नाम है। इसी प्रकार R1 यहाँ भी हो गया, R2 यहाँ भी हो गया। अगर हम इसमें श्रेणी क्रम की बात मैं अब कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर V वोल्टेज की सप्लाई दे देता हूँ, तो जो बैटरी धारा देगी, जो धारा देगी बैटरी, वही धारा यहाँ भी है और वही धारा यहाँ भी है। तो दोनों में क्या हो जाएगी, धारा समान हो जाएगी। अर्थात इस कंडीशन में जो आपका पहला स्टेप जो धारा है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। लेकिन दूसरा स्टेप जो आपका वोल्टेज है यहाँ पर जो दे रखा है, जो वोल्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी। अरे हाँ या ना, यही आपको यहाँ पर समझाना है। तो यानी श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है आपका, असमान होता है, और धारा का मान क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान असमान होता है। अब यहीं से हम लोग इसका जो फार्मूला है उसको हम लोग निगमन करते हैं और यहीं से हम लोग सब कुछ करते हैं। मैं उम्मीद रख रहा हूँ ये आप बात बुरी तरह से समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम समांतर क्रम का संयोजन लूँगा और इसका जो फार्मूला है उसके बारे में हम लोग बारीकी से समझते हैं, तब हम आते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, आते हैं एक मेन कंसेप्ट की तरफ। मेरा पहला स्टेप है समांतर क्रम, ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। इसमें मैंने अभी भी क्या बताया था, समांतर क्रम में वोल्टेज का जो मान है समान था, लेकिन करंट मतलब धारा का जो मान है असमान था। अरे हाँ ना, ये हम लोग समझे हैं। तो अब हम लोग इसी बेसिक पर हम लोग इसको आगे की तरफ स्टेप समझेंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध है, R1 हो गया, R2 हो गया एंड R3 हो गया। तीनों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर जो तीनों प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, तीनों किस क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में जोड़ दिए। अरे हाँ ना। अब फिर जोड़ करके इसमें मैंने सप्लाई दे दिया V वोल्ट की। तो मैं आपसे पहले ही कहा था कि ये वोल्टेज का मान है असमान है और जो वोल्टेज है समान है।
अगर वोल्टेज समान है तो इसका मतलब जी वोल्टेज सप्लाई दी गई है वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है। यानी इसमें भी आपका भी वोल्टेज का सप्लाई है, इसमें भी आपका भी वोल्टेज की सप्लाई है, इसमें भी आपका भी वोल्टेज की सप्लाई है। अरे हाँ है ना। अगर मैं बात करूँ इसमें धारा जो आई दे रहा है करंट, मतलब वोल्टेज जो धारा आई जा रही है केवल आई है, लेकिन यहाँ तक आई है आई, इसके बाद इसमें चला गया है I1, इसमें चला गया I2, इसमें चला गया है I में 3। अरे हाँ है ना। तो बस यही से कंसेप्ट है, जितना धारा भेजा गया उसी धारा को 3 भागों में बट गया। तो हम इसी बात को बोलते हैं कि जो I इक्वल टू जो हुआ है वो I1 प्लस में हो जाएगा, I2 प्लस में हो जाएगा I में 3। अरे हाँ है ना। कुछ देर के लिए हम वोल्टेज के बारे में समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसमें जो वोल्टेज का जो सोर्स जोड़ा गया है, मान लीजिए VR प्रतिरोध जोड़ा गया है और वही R प्रतिरोध टोटल यही R प्रतिरोध है, तो हम इसको बोलेंगे I इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता है V/R में R होता है। I इक्वल टू क्या होता है, V/R में R। अरे हाँ है ना। तो अगर ये वोल्टेज का है तो वोल्टेज V है, R यहाँ पर प्रतिरोध है, यानी यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, V/R में R लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आपका R1 है, यहाँ पर I धारा जा रही है। अरे हाँ है ना। तो अगर हम इस कंडीशन में इतना में देखें तो हमारा ये बन जाएगा V/R में R1 बन जाएगा, क्योंकि I1 बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बताइए। इस फार्मूला के अनुसार में, इसी फार्मूला के अनुसार अगर देखा जाए तो I1 इक्वल टू में V/R में R1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी फार्मूला में अगर इसमें देखा जाए तो धारा I2 का जो मान होगा वो V/R में R2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी फार्मूला में जो यहाँ देखेंगे I3 का जो मान होगा V/R में R3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही सब तो है, क्योंकि फार्मूला तो यही है। V इक्वल टू में IR तो होता है, आपको इतनी तो पता होगा, यही तो ओम का नियम है। अरे हाँ ना, यही तो ओम का लाभ है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर I2 का जो मान आपको मिला होगा V/R में R2 का मान मिला होगा, V/R में R3 का मान मिला होगा। यहाँ से आप तीनों को V को कॉमन ले लीजिए, अब इसको अलग से भी कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, इतना अच्छे लग रहे हैं। V यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए तो 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/में R इक्वल टू में 1/में R1 प्लस में 1/में R2 प्लस में 1/में R3। अरे हाँ है ना। ये आपका फार्मूला आ जाता है। ये R क्या है, टोटल प्रतिरोध है, जिसे हम RTH दिखाते हैं। RTH क्या है, बैटरी पर लगा हुआ टोटल प्रतिरोध, ठीक है ना। बैटरी पर लगा हुआ टोटल प्रतिरोध, यानी ये आपका पूरे प्रतिरोध का योग दिखा देगा। यानी ये आपका R1 है, क्या है, ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, ये सब लाइन से जोड़ देंगे, ठीक है ना। एक स्टेप मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, आपको साथ करता है ये, ठीक है ना। आपको ये अच्छे से मतलब आगे बढ़ाएगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ये कंसेप्ट यही है, पहला कंसेप्ट इसमें यही है कि अगर प्रतिरोध की संख्या 2 रहे, जैसे कि मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिरोधों की संख्या जो है वो आपका 2 रहे, R1 एंड में मान लीजिए R2 रहे, यहाँ पर प्रतिरोधों की संख्या 2 रहे, तो यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है, बात को समझिएगा, अगर दे रखा हुआ है जो फार्मूला समझ रहे हैं वो R इक्वल टू 1/में R1 प्लस में 1/में R में 2, हम समझ रहे हैं यही फार्मूला तो है। यहाँ पर R1 R3 है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है, इसलिए 2 ही लिया गया है। तो नियम क्या कहता है, भिन्न में तिर्यक गुणा का नियम लगा दो। 1/में R इक्वल टू में R2/में R, नीचे हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई हो जाता था R1 इंटू में R2 प्लस में हो जाता था R1। तो बाबू लोग इस बात को हम बोलते थे R1/में R का मान, इसको पूरे को उल्टा कर दीजिए तो R/में 1 हो जाता था, ये मल्टीप्लाई वाला ऊपर आ जाता था R1 और R2, और ऐड वाला नीचे आ जाता था R1 प्लस में R2। ये कंसेप्ट बहुत फायदा करता है। कभी अगर मान लीजिए अचानक से आपको दे दिया जाए 2 प्रतिरोध दे दिया जाए, 6 है, यहाँ पर दे दिया जाए 3 है, जोड़ोगे कितना आएगा समांतर क्रम में, तो तुरंत का तुरंत सॉल्व करने के लिए भाई देखिए इसमें उल्टा करके पहले ही से दे रखा है, तो आपको क्या करना है, गुणा करके जोड़ के भाग दे दो। जैसे गुणा करके जोड़ के भाग दे दो, मतलब गुणा करोगे तो 36 का 18, जोड़ दोगे तो 9, काट दोगे तो 2, यानी बाबू लोग इस टोटल प्रतिरोध का मान आ जाएगा 2, आंसर आ गया।
तो ये दो प्रतिरोध के लिए कंसेप्ट, मतलब क्या है, दो प्रतिरोधों के लिए ये कंसेप्ट बना हुआ है। अगर आपको पता रहे तो आप उसको साल भर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हम उम्मीद रख रहे हैं समांतर क्रम वाले बातों को आप लोग यहाँ से समझ गए। तो अब हम लोग आते हैं श्रेणी क्रम की बात को थोड़ी समझ लेते हैं। फिर हम ये भी समझते हैं कि कितनी कंसेप्ट का प्रतिरोधों का संयोजन होता है। आते हैं हम लोग इसी कंसेप्ट की तरफ श्रेणी क्रम में, देखते हैं क्या होता है श्रेणी क्रम का संयोजन में। यहाँ पर दे रखा है श्रेणी क्रम में संयोजन। सीरीज कॉम्बाइनेशन। सीरीज कॉम्बाइनेशन में मैंने क्या समझा है, मैंने यही समझा वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। अरे हाँ है ना, वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब करंट का मान जो होता है, धारा का जो मान होता है वो समान होता है। यही तो समझा था ना हम लोग। अरे हाँ है ना, चलो इसी का हम जरिया बना लेते हैं सॉल्व करने में। हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में किसी परिपथ को जोड़ देते हैं। अरे कोई और नहीं रहेगा, बस वह R1 R2 रहेंगे और का। इसको हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पर V वोल्टेज से। समांतर क्रम में वोल्टेज की सप्लाई V था तो सभी वोल्टेज की विभवांतर भी V था। यहाँ पर सभी की सप्लाई करंट जो I हो जाएगा तो सब में धारा I ही जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा का मान क्या है, समान है। यानी यहाँ पर भी धारा I ही है, यहाँ पर भी धारा क्या है, I ही है, यहाँ पर भी धारा I ही है। बोलिए हाँ है ना। लेकिन जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा, तो हम इसको बोल देते हैं I V1 V2 और ये V3। अरे हाँ है ना। ठीक है, जरिया है, हमने यहाँ पर वोल्टेज को पकड़ूंगा तो मेरा बताएगा V = में V1 प्लस में V2 प्लस में V3। अरे हाँ है ना, क्योंकि वोल्टेज ही तो अलग अलग है, इसी को सहारे तो हम सॉल्व करेंगे। तो ये किस V का है, यहाँ का भी। हम मान लेते हैं कि इसमें पूरे मतलब वोल्टेज में टोटल प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है। R टोटल प्रतिरोध कितना जुड़ा हुआ है, R। जो R कौन है, इन्हीं का संयोजन है। तो हम ये समझ के चलेंगे R ये इसी पर लोड है, ये इसी पर है बोलेंगे। तो हम बोलेंगे V = क्या होता है, IR होता है। हम सभी जानते नहीं जानते हैं, IR होता है। तो यहाँ पर V है तो ये IR दोनों का गुणा करने पर हो जाएगा। V = में I × R और V = में V1 = में I × R1। बोलो I × R1। अरे हाँ या ना, प्लस I × R2 प्लस I × R3। I का जो मान है वो R1 प्लस I R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये कैंसिल हो जाएगा। R का जो मान आ गया R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा समझता। परिपथ में क्या कहता है, श्रेणी क्रम में चीरे चीरे जोड़ दो, कुछ भी रहे। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा हुआ है 5 ओम 4 ओम, तो टोटल मिल जाएगा तो हो जाएगा 9 ओम। 9 कहाँ से आया, 5 घन में 4 बराबर में 9। इनको सीधे सीधे क्या कह रहा है, जोड़ दो। कुछ खास नहीं है, आसान ही है। तो अब हम लोग आते हैं कुछ एडवांस बातों की तरफ। एडवांस बातें क्या हो सकती है उसकी बारीकी से हमने समझ लेते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं तब। कंडीशन क्या क्या हो सकता है, पहले आपको व्हीटस्टोन सेट पढ़ना है। इसमें क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें कुछ ऐसे प्रकार के सर्किट बने रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं P Q R S, इसको मान लेते हैं G। अगर आप इसी सर्किट को ना आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये R ये दोनों एक ही कोना में सटा हुआ है ना, ये एक ही तार है मान लीजिए। तो आप एक जगह से आप ऐसे करके निकाल सकते हो। अरे हाँ ना, फिर इनके जो है यहाँ पर आपस में जोड़ करके फिर इनको जो है आप यहाँ से भी जोड़ सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो।
यही आपका P है, यही आपका R है, Q तो यहाँ पर है, S यहाँ पर है, G यहाँ पर है। दोनों सर्किट एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी बात क्या है, आमने सामने का गुणा, आमने सामने का गुणा मतलब P इंटू में यक्ष, यक्ष इन Q इंटू में R। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम बोल देंगे ये संतुलित है। अगर हम इसी को बोलेंगे बराबर नहीं है, P क्रास में यक्ष इज नॉट इक्वल टू Q इंटू में R, ये भी गुणा ही है बीच में। अगर ये बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में बोलेंगे असंतुलित है। तो चलो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं, तब हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ने की प्लानिंग बताते हैं, आते हैं इसी के बारे में अध्ययन करते हैं, इसी कंसेप्ट की तरफ। चलिए हम लोग समझते हैं व्हीटस्टोन सेट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो कंसेप्ट जो दे रखा है व्हीटस्टोन सेट, फिगर में एक ही बनाऊंगा परंतु कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। जो मैं अभी भी समझाया हूँ फिगर वही फिगर है। इसका मैं नाम दे देता हूँ P Q R S और ये G। अरे हाँ ना, ये है A, ये है आपका B। बाबू लोग अगर इसमें एक पहला कंसेप्ट क्या मैंने बताया था कि अगर P S क्या है यहाँ पर, ये P S इज इक्वल टू में Q इंटू में R, अगर ये कंडीशन है तो समझ लीजिए ये आपका ये संतुलित अवस्था में है। संतुलित अवस्था में है। अगर ये संतुलित अवस्था में है तो G में कोई धारा नहीं जाएगा। जब G में धारा ही नहीं जाएगा तो हम कैलकुलेशन किस लिए करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि I में G इज इक्वल टू में 0, मतलब धारा जो G में है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर G को हटा देने पर ये संतुलित अवस्था की बात हो रही है। G को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और जब ये G को हटा देंगे तो हमारा अगला फिगर क्या बन जाएगा, आपको यह तो पता ही होगा, P Q R में S। अरे हाँ, यही तो फिगर बनेगा। अब आप देख रहे हो कि जो धारा यहाँ जा रही है वही धारा यहाँ था, दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। जो धारा यहाँ जा रही है वही धारा यहाँ भी जा रही है, तो ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ दोगे तो बाबू अगला जो फिगर बन जाएगा वो आपका ऐसे बन जाएगा। अरे हाँ है ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बन गया P धन में Q, इन दोनों को जोड़ने के बाद बन गया R धन में S। अरे हाँ है ना। फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या कर देंगे, हम लोग फार्मूला लगा देंगे। ये दोनों समांतर क्रम में है तो फार्मूला क्या कहता है, 1 में R इज इक्वल टू 1 में पहला P धन में Q धन दूसरा P धन R धन में S। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा R का मान निकल जाएगा, जिनका मान रहेगा RAB। क्या मान रहेगा, RAB। अरे हाँ ना, पक्का है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन अब हम लोग आएंगे कंसेप्ट नंबर 2 पर, जो इक्वल नहीं है, जो असंतुलित अवस्था में है। तब क्या करेंगे, आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। अवस्था में जिसमें फिगर क्या बन रहा है, ऐसे बनता है। फिगर तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कैसे बनता है। P है और Q है, R है, S है, इसको हम जोड़ देते हैं। इनका नाम है A है, इनका नाम है B है, और यहाँ पर G भी मौजूद है। दूसरा कंसेप्ट मैंने यही समझा था कि P S इज नॉट इक्वल टू में R में Q, तिरयस गुणा हो, बस यही कंसेप्ट होता है, तिरयस गुणा। ठीक है ना, ये आमने सामने गुणा मत करना, आमने सामने भाग होता है, अनुपात होता है, अनुपात।
टेंशन ना लीजिएगा, वो मैंने समझा चुका हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या कंसेप्ट कहता है कि इसको हम सॉल्व करेंगे ए और बी का। मानते हैं यहाँ पर देखिए दो तरीका है। पहली बात तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगा लीजिए। आप यहाँ से ये देखेंगे ध्यान से, स्टार लग रहा है। क्या लग रहा है? स्टार। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर एक स्टार है, इसको प्रतिरोध मान लीजिए, यहाँ भी प्रतिरोध मान लीजिए, यहाँ पर। अब इसको आप कन्वर्जन कर सकते हैं डेल्टा में, और यहाँ है ना, ये इस टाइप का बना है, इस टाइप में कन्वर्ट कर देंगे। इसे हम बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन होता। लेकिन ये कुछ लंबा पड़ जाएगा और मैं इसे बताऊंगा बाद में, हम जो सॉल्व करेंगे लास्ट में तक। लेकिन मेरा काम है कुछ चीज़ें फास्ट में करने का, कुछ चीज़ें फास्ट में बताने का। तो चलो मैं थोड़ी सी फास्ट स्पीड में बात बता दूं। मैं डायरेक्ट लिख लेना यहाँ से जो ए और बी है ना, हमको टोटल प्रतिरोध यहाँ से जांच करना है ना, तो हम इतना लिखेंगे यहाँ पर, ये आर ए बी बराबर, ठीक है। इन दोनों का गुणा मतलब पी इंटू में क्यू, फिर क्या करो, इन दोनों का जोड़, इसी में लिख दो आर प्लस में यस, फिर इन दोनों का गुणा धन क्यू यस, और फिर इन दोनों का जोड़ क्या लिखोगे, पी धन में क्यू। अरे हाँ है ना, फिर धन, नीचे क्या लिखा गया है, जी। अब इन दोनों को जोड़ के गुणा कर दो, पी धन में क्यू धन, सॉरी ये क्या आ जाएगा, आर धन में यस, फिर पूरे का बट्टे। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए बता दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे जी, और फिर इन सारों को जोड़ दो, पी धन में क्यू धन में आर धन में यस, फिर धन। अब क्या करोगे, नीचे ऊपर का गुणा कर देना, पी धन में आर, क्या लिख दोगे, पी धन में आर, अरे हाँ ना, फिर धन, चलो गुणा इसमें रहेगा, फिर ऊपर क्या आ जाएगा, क्यू धन में यस। यही आपका आंसर है। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 ओम है, यहाँ पर मान लीजिए 4 ओम है, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये फिर 2 ओम है, यहाँ पर मान लीजिए दे रखा है 1 ओम है, ठीक है ना, और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है मान लीजिए 5 ओम, इसको सॉल्व करना है। देखिए 3 चौक को 12, यहाँ पर 2 का नाम 2, बराबर तो है नहीं, अलग अलग हो गया। आप इसको रखो, नियम क्या कहता है, इन दोनों का गुणा, तो 3 का नाम 3, शॉर्टकट लिखिए, चलिए इन दोनों का गुणा हो गया, 3 का नाम 3। अब इन दोनों का जोड़ 6, फिर धन, अब फिर इन दोनों का गुणा कितना जाएगा, 8 है, फिर इन दोनों का जोड़ कितना जाएगा, 4, 3 1 4, उतना हो गया। फिर क्या लिखोगे, धन। अब नीचे का लिखोगे, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 का नाम 3 1 4, फिर नीचे का जोड़ क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 6, फिर 32 टोटल का। फिर क्या कहता है यहाँ पर, जी मतलब ये 5 गुणे में टोटल, मतलब कोष्टक में कुछ आप जोड़ दो, सभी जोड़ दो, 4 4 8 5 4 4 8 9 10, ये हो जाएगा 10। फिर क्या लिखोगे, धन। अब इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ करोगे क्या बन जाएगा, 5, फिर गुणे इन दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका यस है ना, ये आपका 4 ओम दिया गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कितना बन जाएगा आप लोग, यहाँ पर ये बन जाएगा 18, धन में यहाँ कितना बन जाएगा 432 है, यहाँ कितना बन जाएगा आपका, ये 12 25 60, मैंने 5 को 20, सॉरी हाँ 5 को 20 है, 12 120 है, 32। नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 50 है, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 25 है, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका, ये 5 को 20 है, 12 ठीक है 24। अब आप सबको आप जोड़ो यहाँ पर, ऊपर के जोड़, इसको सॉल्व कर लेना, इतना ओम आपका ये आ जाएगा। अरे हाँ है ना, ये अच्छी बात है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये मैंने फार्मूला बता दिया, आपको याद हो जानी चाहिए, 1 2 बार लिखोगे ना आपको याद हो जाएगा, कठिन नहीं है। तो इस कंडीशन में भी एक केस और है, ये तब भी बराबर नहीं रहेंगे, लेकिन एक केस और है, कभी कभी देखना होता है कि ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तभी बराबर नहीं होता, मतलब ये आपका असंतुलित अवस्था में ही रहेगा, मगर ये केस और दे देता है यहाँ पर।
हम लोग आते हैं वो कंसेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो कंसेप्ट दे रखा हुआ है, यहाँ पर भी पी रहेगा, यहाँ पर भी पी रहेगा, यहाँ पर क्यू रहेगा, यहाँ पर क्यू रहेगा, और यहाँ पर मान लीजिए जी रहेगा। ये तब भी बराबर नहीं होगा। इनको आपस में गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्यू जिसका में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इनको आपस में गुणा कर दोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तभी बराबर नहीं होंगे। नियम क्या कहता है, इनका इनका गुणा, इनका इनका गुणा बराबर होनी चाहिए, लेकिन बराबर तब भी नहीं होते। इसका नाम क्या था यहाँ पर, ये पी एस है, पी क्यू आर एस, अर्थात पी एस इक्वल टू में क्यू इंटू में आर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं ऐसी कंडीशन में भी। तो हम क्या कर सकते हैं बाबू लोग, यही कंसेप्ट का फार्मूला है। और जब आप इसको रखोगे तो सॉल्व करोगे, फिर हम रख करके सॉल्व करते हैं, उसके हम ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप चाहते तो यहाँ पर भी मान को रख के सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि बात करो पी का, तो पी ही रहेगा, पी क्यू, ये क्यू है ना, चलो क्यू का क्यू ही रहेगा। आर की जगह पर आप क्यू रख दोगे, और एस की जगह पर भी आप पी रख दोगे। अरे हाँ ना, इतना काम आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए पी क्यू तो कहता है ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, ऊपर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू, और फिर नीचे का जोड़ क्या कहेगा पी धन में क्यू। फिर क्या कहता है नीचे का गुणा मतलब पी धन में क्यू, फिर ऊपर का जोड़ पी धन में क्यू हो जाएगा, वही तो है। फिर क्या कहता है धन, नीचे ऊपर जी हो जाएगा, फिर ऊपर का जोड़ नीचे का जोड़ पी धन में क्यू, धन में पी धन में क्यू। अरे हाँ है ना, आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। फिर बट्टे पक्का। अब आप लिखोगे कि यहाँ पर जी लिखोगे, अब यहाँ पर पी धन में क्यू धन में, फिर पी धन में फिर क्यू। अरे हाँ है ना। फिर क्या कहता था नियम, ऊपर नीचे का जोड़ दो पी धन में क्यू, और फिर यहाँ पर लिख देते थे पी धन में क्यू। अरे हाँ है ना, यही तो है, ऐसे ऐसे जोड़ से यही बतिया तो पड़ रही है। तो अब इसको सॉल्व करोगे बाबू लोग आंसर आ जाता है। मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला बना देता हूँ, आर ए बी, ठीक है ना। ये आर क्या है, ए बी। इसको जब सॉल्व करोगे आर ए बी का जो मान आएगा तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो। पी यहाँ पर देखो दोनों एक ही है, तो आप लिखोगे 2 पी क्यू धन में पी धन में क्यू, दोनों एक ही है तो लिख दो आप दो बार, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या लिख दोगे जी पी क्यू धन में पी क्यू। नीचे क्या बन जाएगा, आप देखोगे 2 बार है ना यहाँ पर, ये देखो दोनों 2 बार है, तो आप लिखोगे क्या जी अंदर है 2 पी है, फिर धन में 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू हो जाएगा। 2 बार है, अब दोनों में पी है तो दो कॉमन भी ले लो, बाहर भी कर लो, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे पी धन में क्यू, और धन में 2 बार है ना, यही कितना बार हो गया 2 बार हो गया। अरे हाँ है ना, पी क्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 बार, पक्का ना, हो गया। अब आप देखोगे पी क्यू यहाँ पर है, पी धन क्यू यहाँ भी है, पी धन क्यू यहाँ भी है, पी धन क्यू यहाँ भी है, तो आपकी पी प्लस क्यू को कॉमन ले लीजिए। पी प्लस क्यू को जब कॉमन ले लेंगे तो आपको अंदर क्या बचेगा 2 पी क्यू बचेगा, फिर प्लस हो जाएगा ना, ये वाला ये बाहर आ गया 2 पी क्यू प्लस बच गया। फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपको जी, फिर कोष्टक में 2 पी क्यू बच जाएगा, तो ये पूरा का कोष्टक बन। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा बाबू लोग 2g बन जाएगा। फिर यहाँ पर 8 पी प्लस क्यू बच जाएगा। अरे हाँ ना, अब आप देखोगे ये वाला दोनों जो है 12वां जो आया था यहाँ पर, ये पी प्लस में क्यू आया था ना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में इसका आंसर क्या ला दूंगा मैं यहाँ पर, ये आप देखोगे यहाँ पर 2 पी क्यू धन जी पी धन में क्यू, कोष्टक में यहाँ पर है, ठीक है ना। फिर नीचे क्या बच गया है 2g, यहाँ पर अलग अलग कर लो, यहाँ पर पी धन में क्यू, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। बाबू लोग यहाँ पर एक बात कंसेप्ट दिमाग में बैठा ले, 2 का गुणा करके पी धन में क्यू, फिर इसके बाद पी क्यू का गुणा करके 2 के साथ, फिर इसके बाद पी क्यू के गुणा जोड़ करके जी के साथ गुणा कर दो, और फिर नीचे जी के साथ 2 का गुणा करके फिर दोनों को जोड़ करके भाग दे दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, आप देखोगे ध्यान से कि ये बैलेंस है कि नहीं। देखो 4 चौक को 16 हो गया, और फिर 3 त्रिका 9 हो गया, यह आपस में बैलेंस नहीं है, यानी ये पालन कर रहा है विचित्र का, ये असंतुलित अवस्था में है, यानी ये पालन कर रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ बराबर बराबर एक कुतरीय में है, बीच में 5 है। तो नियम क्या कहता है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि RTH का जो मान, मतलब RTH बोल सकते हो, RAB भी बोल सकते हो, अरे हाँ है ना, RAB भी बोल सकते हो। तो RAB का मान मैंने क्या बताया था, 2 गुणे में PQ का मान कितना, 4 3 में 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 है, 4 3 में 12 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दूँ कोई बात नहीं, 3 गुणे में 4, फिर धन जी का मान उठाओ, जी का मतलब क्या कहता है पर ये 5 कहता है, जी का मान कितना कहता है 5, अब फिर इन दोनों को जोड़ दो, हो जाएगा 4 पक्का।
फिर क्या कहता है जी 2 बार में, है ना, तो 2 10 हो जाएगा, फिर धन। अब इन दोनों को भी जोड़ दो, हो जाएगा आपका ये 7 17। क्या बन जाएगा भाई, यही तो है, इन दोनों को जोड़ दो 7 और इनका 2 का गुणा कर दो। देखो फार्मूला में लिखा हुआ है, जो मैंने चीज किया था, निगमन किया था, वही फार्मूला, इसी पर काम करो आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप देखोगे 12 दिन 6 दिन 4 दिन 12 दिन 24 हो जाएगा ना, 24 धन 35 है, धन ये कितना बन जाएगा 17। अब इन सबको जोड़ दो, क्या आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखो, 4 और 5 9, 4 5 9 है, कितना बन जाएगा 5 बटे में 17। ये आपका इतना ओम आ जाएगा। कट सकता है तो काट देना, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, ठीक ना। तो आपका ये आंसर है। तो उम्मीद रखिएगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता तो आप फिर से देखने की कोशिश करिए। हो सकता है आप जो स्किप मतलब आप जो स्लिप कर करके आगे देख रहे होंगे, आप इसको रिवीजन करें, बार बार देखें, समझ में आ जाएगा। हम अगले कंसेप्ट की तरफ आएंगे कल, जो देखेंगे न्यूमेरिकल में कुछ और एडवांस बातें हैं, वो हम समझ लेंगे, तब जा करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी न्यूमेरिकल परेशान नहीं कर पाएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।